12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये दूसरे चरण का एसआईआर है और इसे लेकर पिछले महीने ही निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी, जिसके तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक लगातार बीएलओ के द्वारा घर घर में पहुंचकर एसआईआर कराया जा रहा है और अब बूथ लेवल में मतदाताओं को सूचना देकर उनके फार्म भराए जा रहे हैं। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, उसके बाद सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी और 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैहर विधानसभा क्षेत्र के भीमजोरी से, जहां पर भाग क्रमांक 272, 273 पर फिलहाल गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। बीएलओ के सामने वार्ड के मतदाता, क्षेत्र के मतदाता पहुंचकर अपना एसआईआर फार्म भर रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया और फार्म भरने को लेकर मतदाताओं के मन में कई सवाल है और कुछ तो ऐसे मतदाता भी है जो माइग्रेट होकर बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में आखिरकार जब मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बीएलओ के द्वारा एसआईआर प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है, तो मतदाताओं के मन में वो कौन से सवाल है जो बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए कुछ मतदाताओं से चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका? डेमन सिंह हुई क्या? डेमन, बताएंगे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया जारी है, आप आम मतदाता है, आप एसआईआर प्रक्रिया में क्यों भाग ले रहे हैं, क्या इसकी वजह है? देखो, एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता जो सूची हो रहा है, ये भारत सरकार का बड़ा अच्छा पहल है कि आप मतदाताओं को सूचित कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को जागरूक होकर अपने मताधिकार को महत्व को समझते हुए इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो जननायक, जनप्रतिनिधि के रूप में जो जाने जाते हैं, जो जनसेवक होते हैं, तो उनको भविष्य में हमारे लिए नीति और नियमों का निर्माण करना है। तो एक बेहतर जनसेवक, जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ जाए, तो प्रत्येक मतदाताओं को अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए इसमें सम्मिलित होना चाहिए और अपना नाम इसमें एसआईआर में स्पष्ट कर मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहिए। आपका नाम क्या है? जी हाँ, मैं ललित खान और कांग्रेस पार्टी से मैं बीएलए। अच्छा, बीएलए भी है आप? जी हाँ, जी हाँ, बूथ लेवल एजेंट? जी हाँ, जी तो आप मौके पर पहुंचे यहाँ पर बीएलओ के द्वारा जी हाँ। जो एसआईआर प्रक्रिया का पालन कराया जा रहा है, इस पर कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? डाउट विपक्ष के लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, हल्ला मचाते हैं। जी हाँ, डाउट ऐसा है कि बहुत सी यानी 2003 की जो लिस्ट के आधार पे इन्होंने बोला है कि आप अपने डिटेल दें। बहुत से ऐसे ईपिक नंबर और बहुत सी जानकारियाँ ऐसी है जो 2003 में नहीं मिल पा रही हैं। क्योंकि यहाँ के रहने वाले पूर्वज लोग आज बहुत यानी जनता परेशान हो रही है यहाँ से अपना नंबर और ईपिक नंबर और ये अरेंज करने में। फिर भी हम एक सरकार का कार्यक्रम है और इसको हम आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे परेशान लोगों की आप लोग भी मदद कर रहे हो क्या? नहीं, पूरा भरसक प्रयास है हम लोगों का और हम पूरी समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सवाल उठाती है ज़्यादा, एसआईआर हो चाहे फिर निर्वाचन की प्रणाली हो, क्यों बार बार ये सवाल उठाना पड़ रहा है और फिर उसी प्रक्रिया में भाग भी लेना पड़ रहा है आप लोगों को? सवाल उठाना लाजमी है कि बहुत सारी अभी हमने जब लगातार हम पूरे बैहर विधानसभा में जब हम पोलिंग बूथ पे हमारे जो बीएलए हैं कांग्रेस के तरफ से जिनको हमने नियुक्त किया है, उनसे हम जब बात करते हैं तो उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जो बहुएं हमारे यहाँ शादी होकर आई हैं, अन्य राज्यों से आई हैं या अन्य ज़िलों से आई हैं, तो उनके पिताओं के, मेरे पास में एक ऐसा भी केस है मोहगांव में कि 2003 में उस लड़की के माता पिता भी नहीं थे, बचपन में माता पिता ख़त्म हो गए और उसको अपने दादा दादी का नाम भी नहीं मालूम। तो ऐसी परिस्थिति में वो एसआईआर से वंचित हो जाएंगे, उनका नाम मतदाता सूची से कटने की संभावना है। इसके लिए कोई प्रावधान तो किया होगा चुनाव आयोग ने कि कुछ आपत्ति दर्ज कराना है, सत्यापन की प्रक्रिया अपनाए, कुछ तो किया होगा? हाँ, उसमें उन्होंने कहा है कि कहीं आप 1978 में किसी पेंशनधारी होगा उसके कागज़ लाओ, या कोई 1978 के पहले का कोई दस्तावेज आप शासकीय दस्तावेज प्रूफ करें, क्योंकि हम ऐसे अंचलों में रहते हैं कि यहाँ पर तो आज भी लोगों के पास में कोई भौतिक सत्यापन, वैध दस्तावेज नहीं मिलते हैं, वैध दस्तावेज नहीं मिलते हैं। इसके कारण भी हमारे जो बहुत सारे मतदाताओं को एसआईआर में नाम कटने की संभावना है। एसआईआर के बारे में क्या जानकारी आपको मिली अब तक?
मैं तो घर में रहती थी। नहीं, अभी आप फॉर्म भरने आए हो ना? हाँ। तो क्या बताया गया था आपको, वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। कुछ बताया गया था क्या बीएलओ की ओर से आकर कि क्यों भरना जरूरी है SIR? नहीं बताया था मेरे को। कुछ भी नहीं? नहीं तो सुनी आप तो बड़े जागरूक हो, अपने मर्जी से पहुंच गए आप तो। अरे तो मेरे को बताए ना बाजू वाले ने, हाँ। तब पहुंची हूँ मैं। हाँ, तो किसी ने तो बताया ना, क्या बताया था? कि वहाँ पर जाओ ऐसे करके। हाँ हाँ। जी। क्या होगा वहाँ पर, कुछ बताया नहीं थे? बताए आधार कार्ड और परिचय पत्र रख के बुलाए है करके। फॉर्म भरना जरूरी है, ऐसा कुछ बताया? हाँ। तो आए हो आप? जी। तो आपका फॉर्म हो गया भर के? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। गीता वासनिक। आप बताएंगे वासनिक मैडम, बीएलओ के पास पहुंचे हैं, SIR का कार्य जारी है, क्या सूचना आप लोगों को मिली थी, क्या बताया गया था? यही 2003 में जो मतदाता सूची में नाम नहीं है वो जुड़वाना है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ। अगर 2003 के बाद में भी किसी मतदाता ने वोट किया होगा और उसका नाम नहीं होगा तो किस तरह से जुड़वाओगे आप? कुछ बताया इन्होंने अभी तक? यहाँ आकर के जुड़वाना बोले, फॉर्म भरना है बोल रहे थे, तो हम फॉर्म भरने आए हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? जी नहीं। और क्या क्या बताया गया है, मतलब अगर SIR में नाम नहीं जुड़ता है तो क्या दिक्कतें हो सकती? हमारा नाम यहाँ मतदाता सूची से कट जाएगा, ये बताया गया। इसलिए SIR जरूरी। जी। तो चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसी के अनुरूप ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा कार्य जारी है। बीएलओ मौके पर मौजूद है और उनके द्वारा भाग क्रमांक 273, 272 के एक मतदाता को पहले सूचना दी गई। सूचना के बाद जो मतदाता मौके पर पहुंच रहे हैं उनका SIR यहां पर करवाया जा रहा है। बीएलओ मैडम, अच्छा आप हैं जी? बीएलओ मैडम बताएंगे, क्या नाम, आपका नाम बताइए पहले तो। श्रीमती राशिदा खान, 273 भाग संख्या 273 की बीएलओ में। क्या निर्देश है आपको जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से? सर निर्देश है कि आप फॉर्म 20 तारीख तक के जो हमने जो 75% जो मतदाताओं की मैपिंग करके रखी थी उनको आप सबसे पहले मैपिंग कीजिए, क्योंकि देखिए बहुओं की जानकारी जो आती है अधिकतर, यानी मान के चलिए कि 25% में बहू है या ऐसे मतदाता है जिनकी यानी मैपिंग नहीं हो पाई है। तो पहले SDM सर से हमको ये निर्देश है कि सबसे पहले आप जो मैप्ड मतदाता है उनकी करिए जानकारी, और डेली हम लोग जितना भी हो पा रहा है उतना करके डेली, यानी उन लोग बोलते हैं कि आप जगह पे ही उसको मोबाइल पे भी डाउनलोड कर दीजिए, उसकी करके मोबाइल पे भी मैपिंग कर दीजिए, ऑनलाइन मैपिंग। तो अब जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं सर। तो SIR किस लिए करवाया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? बताया होगा आप लोगों को, ट्रेनिंग हुई होगी, क्या बताया गया? SIR किस लिए जरूरी है बताया? सर जो बाहर के, जैसे कि इसके पहले SIR 2003 में हुई थी, इसलिए अभी जो हम चाहे महाराष्ट्र की सूची जब ले रहे हैं तो वहाँ शायद 2002 में हुई होंगी, तो 2002 की सूची और 2003, तो हमको ये बताया गया है कि SIR में जो जैसे कि मृत मतदाता है, या शिफ्टेड हो गए है कहीं, या जिसका जैसे डबल नाम है, जो मान लो किसी मतदाता का महाराष्ट्र में भी नाम है और यहाँ पे भी नाम है, तो जो डुप्लीकेट मतदाता है वो हट जाएंगे, मृत मतदाता अपनी सूची जो है वो क्लियर हो जाएंगी। 2003 के पुनरीक्षण कार्य में जिनका नाम नहीं है वो अगर अपना SIR करवाना चाहते तो उनके लिए क्या कुछ है? सर 2003 में जिसका नाम नहीं, देखिए 87 के बाद जो भी जिसका भी जन्म हुआ है उसका नाम तो 2003 की सूची में नहीं है, तो उसके लिए ये निर्देश है कि उनके दादा दादी या माता पिता से उनके नाम को मैप्ड किया जाए। अच्छा, मतलब माता पिता के और दादा दादी के नाम से मैप्ड किया जाएगा। 2003 की सूची में उनके दादा दादी माता पिता किसी एक का भी नाम है तो उसकी मैपिंग हम कर सकते हैं। और ऐसे मतदाता जिनका वोटर ID कार्ड नहीं है लेकिन मतदाता सूची में नाम आ रहा है बाकायदा, 2003 के बाद वाले नहीं, बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें उसने वोटिंग किया है लेकिन उसका वोटर ID कार्ड नहीं है, तो ऐसे मतदाता किस तरह से SIR करेंगे? सर अगर मतदाता सूची में उसका नाम है तो उसको तो हम मैपिंग करेंगे ही ना। उसके के देखिए किसी उसके माता पिता या दादा दादी किसी का नाम तो होगा। अगर वोटर ID कार्ड नहीं भी और मतदाता सूची में नाम है तो हमको SIR में लेना है। तो ये राशिका खान BLO है और इनका कहना है कि 2003 की जो मतदाता सूची है जिसमें अगर किसी मतदाता, वर्तमान में जो मतदाता है जिसको SIR कराना है, अगर उसके माता पिता का भी नाम अगर उस मतदाता सूची में है तो उस आधार पर वो SIR करा सकता है। उसके लिए
वोटर आईडी कार्ड होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों का नाम होना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसे मतदाता जिनके नाम दोहराए गए हैं या फिर जो मृत हो चुके हैं उनके नामों को मिटाने के लिए ये SIR किया जा रहा है। फिर भी काफ़ी सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक भीमजोरी के इस भाग क्रमांक पर अभी तक ऐसी कोई शिकायत मतदाता की ओर से सामने नहीं आई है। जो भी मतदाताओं को सूचना मिली है वो बाकायदा BLO तक पहुंच रहे हैं। जहां जहां SIR की प्रक्रिया जारी है वहां पहुंचकर वो SIR का फार्म जमा कर रहे हैं। मौके पर क्षेत्र के विधायक भी है, विपक्षी पार्टी के नेता है। हालांकि यहां पर तो विधायक है लेकिन सवाल काफ़ी उठाते रहते हैं। अभी बिहार के इलेक्शन में भी SIR पर काफ़ी सवाल उठे। कई विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि SIR की वजह से जो दूसरे दल है वो हार रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिल रही है, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो SIR हो रहा है मध्य प्रदेश में और जो 12 राज्यों के लिए घोषणा की है उसके अनुरूप आपने अभी मौके पर पहुँचे तो क्या समझ में आया आपको, कितना ज़रूरी है या फिर नहीं है? देखिए, मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है वो निर्वाचन आयोग करता भी आ रहा है। बात आयोग के ऊपर और सत्ताधारी दल के ऊपर जो आरोप हैं वो ये हैं कि चुनाव के जस्ट पहले, जैसे बिहार का भी आपने उदाहरण दिया, बिहार में चुनाव के जस्ट पहले आपने SIR कराया और 60 लाख लगभग मतदाताओं का नाम आपने काट दिया। उनको नए सिरे से कोई अवसर ही नहीं मिला, 60 लाख मतदाताओं का नाम आपने काट दिया। तो ये जो है चुनाव जीतने का तरीका भारतीय जनता पार्टी जो अपनाती है चुनाव आयोग का उपयोग करके, जो हम विपक्ष का दल के नेताओं की सबसे ज़्यादा आपत्ति इसी बात पे है कि बहुत सारे नाम काटे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आधार को उन्होंने ज़रूरी दस्तावेज में अमान्य किया था कि आधार ज़रूरी नहीं है, जबकि हर चीज़ के लिए आधार मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के मंशा पे कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये हम लोगों का आरोप है। आपत्ति भी दर्ज कराना है तो मौका मिलना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए, निश्चित तौर पे शुद्धिकरण होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम 4-5 बार हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है फिर भी उनके नाम मतदाता सूची में हैं। कई यहाँ से चले गए हैं गांव छोड़ के या उस बूथ से छोड़ के, बहुत सारे कई सालों वर्ष चले गए, उनके भी नाम हैं। कई जगह डबल नाम है, वो दोनों जगह वोट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिसका शुद्धिकरण होना चाहिए और मतदाता सूची सही बनना चाहिए। सवाल इस बात का है कि कितना चुनाव आयोग उसको निष्पक्ष करता है और कितना सही करता है, इस पे हम लोगों की आपत्ति। अभी आप मौके पर पहुंचे जहां BLO SIR करवा रहे हैं, कोई डाउट आपको? नहीं, यहाँ जो मैं खुद बैठ के देखा हूँ, यहाँ ऐसा कोई डाउट नहीं है कि फॉर्म नहीं भराए जा रहे हैं या दस्तावेज अनावश्यक मांगे जा रहे हैं। यहाँ ऐसी स्थिति नज़र नहीं आई। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में, संवैधानिक पद है आपके पास, क्या होना चाहिए? क्योंकि लगातार चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग पे जो आरोप है वो आरोप सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर है कि सरकारें, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या उनके सहयोगी दल की सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ये चुनाव के पूर्व लाभार्थी योजनाओं की घोषणा करती है, डायरेक्ट बेनिफिट की बात करती है। जैसा कि बिहार में हुआ, 10,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को देने की बात, एक घर की महिलाओं को 10,000 रुपये देने की बात आई। जस्ट चुनाव के पहले घोषणा होती है, उसके बाद चुनाव आयोग वहाँ आचार संहिता लगाता है और आचार संहिता के पीरियड में पार्ट में राशि डाली जाती है। जैसे जैसे मतदान होता है पार्ट में राशि डाली जाती है, जबकि पहले होता ये था कि चुनाव आयोग खुद समीक्षा करता था। अगर चुनाव मतदान के डिक्लेयर होने के 3 महीने पहले वो चुनावी घोषणाओं पे प्रतिबंध लगा दी जाती थी। लेकिन अभी तो आज घोषणा हो रही है और कल चुनाव आयोग आचार संहिता लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं साँठ-गाँठ सत्ता और चुनाव आयोग का है। तो 28 का चुनाव में कैसे सरकार बनाएगी कांग्रेस? हमारा ऐसा कहना है कि लाभार्थी योजना को आप अधिकार आधारित बनाइए ना, आप अधिकार आधारित योजनाएं लाइए, उसके अधिकार की शिक्षा का अधिकार दीजिए, भोजन का अधिकार दीजिए, स्वास्थ्य का अधिकार की बात है। कांग्रेस ने हमने अधिकार आधारित दिए, लेकिन ये लाभार्थी योजना के माध्यम केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं राज्य की वित्तीय स्थिति में भी कहीं ना कहीं, पर इसकी शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुई ना, हिमाचल में 2022 में, वहाँ से ही तो शुरुआत हुई।
नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। कांग्रेस हमेशा अधिकार आधारित योजनाएं लाती है, पहले अधिकार देती है, फिर उसके बाद योजनाएं लाती है। ये तो डायरेक्ट बेनिफिट आप दे ही रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट की बात है। हमारा कहना है कि आप उसको इस काबिल बनाइए कि पैसे देने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, उसको रोज़गार दीजिए। लेकिन कांग्रेस भी तो यही बात करती है ना चुनाव से पहले कि हम पैसा 8,500 देंगे। लोकसभा के इलेक्शन में बात कर रहे थे, विधानसभा के इलेक्शन में 1500 का फॉर्म भरवा दिए थे। कांग्रेस भी तो यही बात करती है ना। चुनाव से पहले ही क्यों याद आता है? चुनाव जीतने के बाद में जो करना है वो तो आप करते नहीं है। देखिए, अभी तो हमारी सरकार भी है नहीं, आपकी नहीं, जिसकी भी सरकार है, जिसकी भी सरकार है, सरकार सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा बीजेपी ने कहा धान का रेट मध्य प्रदेश में हम चुनाव के पहले कहा 2100 रुपये में देंगे। अभी दो साल हो गए सर, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, 2100 रुपये नहीं दे रहे हैं। किसान है, रोज़गार की बात है, रोज़गार आप उनको दीजिए। आप बेरोज़गारी भत्ता देने की बात करेंगे तो उस बेरोज़गारी भत्ता के बजाय आप अगर उसको रोज़गार देंगे तो बेरोज़गारी भत्ता की बात नहीं आएगी। महिलाओं के लिए, महिलाओं को आप आत्मनिर्भर बनाइए ना, तो महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सवाल है मेरा SIR के बीच में। डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। क्या ऐसा आपको कहीं नज़र आ रहा है देश में? नहीं, अभी तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। एक इलेक्शन की बात कह रही है, एक नेशन एक इलेक्शन की बात जरूर कह रही है। मैं एक 1 इलेक्शन की नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू। मतलब एक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार तो है ही, उसके साथ में उसकी कीमत एक है या नहीं? नहीं, देखिएगा आप, जो वोट की कीमत है, हाँ। चाहे अमीर आदमी है चाहे गरीब आदमी, वोट की कीमत तो उसकी बराबर है। वोट की कीमत बराबर है, अलग अलग नहीं है। पर अमीर व्यक्ति तो पैसों से पोलराइज कर रहा है ना, बहुत सारे मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है ना। ये परिपाटी कैसे अंकुश लगाया जा सकता है इस पर? इसके लिए क्या नीतियाँ होगी सरकार के पास, संवैधानिक पदों पर बैठे विधायकों, सांसदों के पास? देखिए, ये जनता में जागरूकता लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो हमको मूलभूत सुविधाएं जनता को देना चाहिए, जैसे युवाओं को रोज़गार की आवश्यकता है। आप उनको अगर नौकरी नहीं दे सकते तो स्वरोजगार की ओर लेके जाइए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, उनको अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से अगर आत्मनिर्भर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो बहुत सारी चीज़ दूर होंगी। तो राइट्स, डिग्निटी और डेवलपमेंट की बात सरकारों को करना चाहिए, ये कहना है विधायक संजय उइके का। हालांकि ये भी बात सही है कि जब इलेक्शन सर पे आते हैं तो सभी पार्टियां अपनी मनमर्जी से, अपने मन माफिक तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरह के वादे, दावे और घोषणाएं करती है और बाद में इन घोषणाओं पर, इन वादों पर खरा नहीं उतरती है। हालांकि ये बात भी सही है कि 22 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार लगातार यहाँ पर शासन कर रही है, सत्ता चला रही है और बीजेपी के सामने इस बार अपने पुराने वादों को निभाने की सबसे बड़ी चुनौती देखने मिल रही है।